हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अर्थात विद्युत चालन चैप्टर की NCERT क्वेश्चंस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहला NCERT क्वेश्चंस है 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? ये ए पार्ट में पूछा गया है। इसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन से पता चल गया है कि हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं, जिनमें से पहला 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है और तीसरा 3 ओम का है, और ये तीनों श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने इसे परिपथ में प्रदर्शित किया है। R1, R2, R3 जो कि हमें 1, 2 और 3 ओम के दिए थे, हमने इनको सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में कनेक्टेड कर दिया है। और जैसे कि हमें बी पार्ट में बताया गया था कि इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो हमने इनको 12 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया है। स्टूडेंट्स, ए पार्ट करने के लिए हम R1, R2, R3 जो प्रतिरोध हमें दिए थे उनका श्रेणी संयोजन करेंगे। संयोजन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। श्रेणी संयोजन का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। तो स्टूडेंट्स, हमने R1, R2, R3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लिया है। इसके बाद हमने इसको ऐड किया है और R = हमें 6 ओम प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमने बताया गया था कि जो 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, तीनों को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड किया गया है और हमें यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवपात ज्ञात करना था। अर्थात जो हमारे पास R1 है उसके सिरों के बीच विभवपात यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, R2 के सिरों के बीच कितना होगा और R3 के सिरों के बीच कितना होगा। इसमें हमें जानते हैं कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इनमें जो धारा होती है वह समान धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः इनमें जो धारा होगी वह समान धारा प्रवाहित होगी। तो स्टूडेंट, अब हम सर्किट में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा जो कि हमारे पास बैटरी से चली थी I, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I = V/R। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर V के स्थान पर जो हमें 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है वहाँ से हम 12 वोल्ट रख लेते हैं और R अभी हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाला था 6 ओम, वो हम रख लिया है। और 6 से 12 को जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें परिपथ में बहने वाली धारा I = 2 एम्पियर प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हम R1 के सिरों के बीच विभवपात अर्थात पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हमने ओम के नियम से फॉर्मूला अप्लाई किया है, V = IR। R1 के सिरों के बीच विभवपात को हमने यहाँ V1 से प्रदर्शित किया है। और जैसा कि अभी बताया था कि R1, R2, R3 जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, में समान धारा प्रवाहित है, अतः मैं I के स्थान पर I ही रखा है। और R1 के सिरों के बीच हम विभवपात ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए R के स्थान पर हमने यहाँ R1 को यूज किया है। I परिपथ की धारा अभी हमने 2 एम्पीयर ज्ञात की थी, उसको हमने वैल्यू रख ली है। R1 हमें 1 ओम दिया है, इन हमने मल्टीपल किया तो हमें V1 = 2 वोल्ट यहाँ पर प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम R2 के सिरों के बीच विभवपात ज्ञात कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, V2 = IR2। I हमने यहाँ परिपथ की धारा जो कि अभी हमने ज्ञात की थी 2 एम्पीयर, वह रख लिया है। R2 हमें दिया हुआ है 2 ओम, वह भी हमने वैल्यू को रख लिया है। और 2 की 2 में मल्टीपल यहाँ पर 4 वोल्ट हमें V2 प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम R3 के सिरों के बीच विभवपात अर्थात पोटेंशियल ड्रॉप निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, V3 = IR3। I परिपथ की धारा 2 एम्पीयर हमने यहाँ पर रखा है, R3 को हमने यहाँ पर 3 ओम रखा है और 3 की 2 में मल्टीपल करके हमें V3 = 6 वोल्ट प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले हम ए पार्ट को ले रहे हैं। इसमें हमें 3 प्रतिरोधक दिए हैं, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के। और इन तीनों प्रतिरोधकों को बताया गया है कि समांतर क्रम में अर्थात पैरेलल ऑर्डर में ये कनेक्टेड हैं। इन प्रतिरोधकों के समायोजन का हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है। 3 प्रतिरोधक हमें दिए हैं
इनको हम फिगर से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि तीनों प्रतिरोध हमें पैरेलल अर्थात समांतर क्रम में दिए हैं, तो हमने R1, R2 और R3 को पैरेलल क्रम में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया है। स्टूडेंट, जैसे कि बताया जा चुका है कि किन्हीं भी तीन प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके जो पहले सिरे होते हैं उनको हम किसी एक ही बिंदु से कनेक्टेड कर देते हैं, और जो दूसरे सिरे होते हैं उन्हें हम किसी दूसरे बिंदु से यानी अन्य बिंदु से कनेक्टेड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। और अब हमें बताया गया है बी पार्ट के अंदर कि जो प्रतिरोधकों का संयोजन था, ये समांतर संयोजन जो था, इसको एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो हमने फिगर के अंदर एक 20 वोल्ट की बैटरी को भी यहाँ पर दिखा दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम R1, R2 व R3 का समांतर संयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है 1/RP। स्टूडेंट्स, यहाँ पर R के सफिक्स में P हमने लगाया है जो कि पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर कुल प्रतिरोध को RP माना है, तो हमने पैरेलल के लिए R के सफिक्स में P लगाया है। हमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हमें जो वैल्यूज दी गई थी R1 की 2 ओम, R2 की 4 और तथा R3 की 5 ओम, ये वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया है। R1 के स्थान पर हमने 2 रखा है, R2 के स्थान पर 4 और R3 के स्थान पर 5। स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम लेकर के हमने इसे सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने पर हमें 1/RP = 19/20 आ गया है। अब हम यहाँ से जब RP निकालेंगे तो RP = हमें यहाँ से 20/19 ओम प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें दिए गए तीनों प्रतिरोधों का समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यहाँ परिपथ का ज्ञात कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बी पार्ट प्रारंभ करते हैं। बी पार्ट में जैसे कि हमें क्वेश्चंस के अंदर बताया गया था कि एक बैटरी है जो कि R1, R2, R3 जो समांतर संयोजन में जुड़े थे उनके साथ कनेक्टेड की गई है, जो कि हमने फिगर में भी प्रदर्शित किया था। 20 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। क्वेश्चंस के अंदर हमें बताया गया था कि 20 वोल्ट की बैटरी से उसे जोड़ दिया गया है और हमने फिगर में दिखाया था। तो स्टूडेंट्स, हमने V = यहाँ पर 20 वोल्ट नोट कर लिया है। अब हम प्रतिरोध R1 में धारा ज्ञात करेंगे जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, जो समांतर क्रम होता है उसमें जो धारा चलती है बैटरी से वह यहाँ पर 3 भागों में बट गई है। I1 धारा हमने R1 प्रतिरोध में ली है, I2 धारा हमने R2 प्रतिरोध में ली है और R3 धारा हमने I3 को R3 प्रतिरोध में लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर धारा 3 पार्ट्स में I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गई है। अब हम R1 में बहने वाली धारा I1 को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद R2 में बहने वाली धारा I2 को और फिर R3 में बहने वाली धारा I3 को कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले हम I1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने ओम के नियम से I = V/R फॉर्मूला यूज करते हुए I1 = V/R1 अप्लाई किया है। क्योंकि स्टूडेंट समांतर क्रम में जो विभव होता है वह सेम होता है, समान होता है, तो V = 20 वोल्ट ही यहाँ पर सभी जगह यूज होगा। तो हमने V की जगह 20 और R1 की जगह 2 लिखकर इसे डिवाइड करके हमने I1 को 10 एम्पियर प्राप्त कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास I1 प्राप्त हो गया है। तो हमने I1 = 10 एम्पियर प्राप्त कर लिया है। इसके बाद अब हम प्रतिरोध R2 4 ओम में धारा I2 = V/R2 अप्लाई करके 20/4 से 5 एम्पियर प्राप्त हो गया है। इसके बाद हम प्रतिरोध R3 में धारा ज्ञात कर रहे हैं जो कि हमें 5 ओम का दिया है। हमने I3 = V/R3 इसमें अप्लाई किया है और उसे 20/5 से I3 = 4 एम्पियर हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम बैटरी से ली गई टोटल करंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बैटरी से यहाँ पर 3 करंट ली गई थी जैसे कि फिगर में प्रदर्शित किया गया था कि जो हमारे पास बैटरी थी 20 वोल्ट की, उससे I1, I2 और I3 3 धारा यहाँ ली गई थी। अगर हम इन तीनों धाराओं को जोड़ देते हैं तो इस बैटरी से चलने वाली टोटल करंट यानी कुल धारा में प्राप्त होगी। तो वह हमने यहाँ पर I = I1 + I2 + I3 उनकी वैल्यूज को यहाँ पर रख करके ऐड कर दिया है। तो हमें टोटल करंट I = 19 एम्पियर प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कमरे के ताप अर्थात रूम टेम्परेचर जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है पर किसी तापन तंतु का प्रतिरोध दिया है 100 ओम और यदि तंतु का प्रतिरोध 117 ओम हो तो हमें टेम्परेचर पूछा है। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं हमें दिया गया है 1.7 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस।
तो स्टूडेंट्स जो प्रारंभिक ताप है जो कि कमरे का टेम्परेचर हमें दिया उसे हमने T1 इक्वल टू नोट कर लिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पर ताप पर जो प्रतिरोध हमें दिया है 100 ओम उसे हमने R1 इक्वल टू नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स हमसे ताप पूछा गया है, अंतिम ताप पूछा गया है, तो उसे अंत में जो टेम्परेचर है उसे हमने T2 से रिप्रेजेंट करते हुए T मान लिया है और इस T को ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और इस टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो हमें दिया हुआ है 117 ओम, तो R2 बराबर हमने 117 ओम नोट कर लिया है। साथ ही जो ताप गुणांक की वैल्यू हमें दी थी जो हमें अल्फा से प्रदर्शित कर लिया है 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई इसमें किया है अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, और इसमें सभी वैल्यू जो हमने ऊपर नोट की है उनको रख लिया है। स्टूडेंट्स सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से T-27 के ब्रैकेट को हम निकाल रहे हैं और अल्फा को क्रॉस मल्टीपल करके नीचे ला रहे हैं, साथ ही हम अल्फा की वैल्यू भी रख रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इसे कैलकुलेशन किया है, एक सरल गणना है, ये आसान सी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में हम यहाँ से T इक्वल टू फाइंड करेंगे जो कि 1027 डिग्री सेल्सियस आ गया है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वायर अर्थात तार के बारे में बताया है कि इस तार की लंबाई 15 मीटर है, तो हमने लंबाई L इक्वल टू 15 मीटर यहाँ पर नोट कर ली है। इसके बाद तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है वह हमें दिया है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहाँ पर A इक्वल टू 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर नोट कर लिया है। इसके बाद तार का प्रतिरोध जो कि R से प्रदर्शित किया जाता है हमें 5 ओम दिया है, ये हमने यहाँ पर R इक्वल टू 5 ओम नोट कर लिया है। और स्टूडेंट्स प्रतिरोध के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हुए R इक्वल टू ρL अपॉन A, और इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है और हम यहाँ पर यही को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम इस रो की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से रो को निकाला है तो वो RA/L आ गया है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर R की, A की और L की वैल्यू जो कि अभी हमने यहाँ पर ऊपर नोट करी है उनको रख लेते हैं और एक बहुत ही सरल सी गणना यहाँ पर है, इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। तो हमें रो इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम एक नए क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें हमें चांदी का एक तार दिया गया है और 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम बताया है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध को 2.7 ओम बताया गया है। स्टूडेंट्स चांदी की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक हमसे ज्ञात कराया है, अर्थात अल्फा को हमें ज्ञात यहाँ पर करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू नोट कर रहे हैं। जो शुरू में टेम्परेचर हमें दिया गया था वह हमने T1 इक्वल टू नोट किया है। उसके बाद जो हमें टेम्परेचर दिया गया था 100 डिग्री सेल्सियस वो हमने T2 नोट किया है, और पहले वाले ताप पर जो प्रतिरोध दिया था उसे हमने R1 नोट किया है, और जो दूसरे वाले ताप पर प्रतिरोध हमें दिया था वो हमने R2 बराबर नोट किया है, और अल्फा को हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, और ये जो वैल्यू हमने ऊपर नोट की है उन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया है। स्टूडेंट्स वैल्यू रख लेने के बाद एक सरल सी गणना आती है यहाँ पर भी, और इसको हम कर लेते हैं, और गणना करने के बाद हम अल्फा इक्वल टू पाते हैं 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस।